Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज में जो टॉपिक है मेरा लेक्चर का वो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। लॉ ऑफ टॉर्ट जो सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। आज मैं आपको जो है उसी पे लेक्चर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और उसके एसेंशियल क्या क्या होते हैं। देखिए, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, अगर कोई पर्सन गलत इंटेंशन से किसी पर्सन की अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करता है और उस प्रोसीडिंग्स की वजह से दूसरे पर्सन की डैमेज होती है, और वो डैमेज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो उसकी रेपुटेशन की डैमेज हो या उसकी पर्सनल फ्रीडम की डैमेज हो या फिर उसकी प्रॉपर्टी की डैमेज हो। सो दिस इज कॉल्ड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में क्या होता है कि एक पर्सन गलत मैलाफाइड इंटेंशन से और बिना किसी प्रॉपर उसको कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए या एलिगेशन नहीं होनी चाहिए, बिना प्रॉपर एलिगेशन की फिर दूसरे पे केस दायर कर देता है और जिससे दूसरे व्यक्ति को डैमेज होती है, तो हम मानते हैं कि हमारा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है। और ये जो है इसको जो है रोका जाता है। तो अगर कोई भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को इसलिए रोका जाता है जिससे कि लोग बाग जो जस्टिस की मशीनरी है उसका गलत फायदा ना उठाए, कि सिर्फ दूसरे को जो है केस में फंसाने की पर्पस से ही लिटिगेशन ना करें और जो भी आपकी जस्टिस की मशीनरी है उसका इम्प्रॉपर यूज ना। इसका मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी पे एलिगेशन लगाया कि इसने मेरे बंगलों से जो है कुछ सामान जो है चुरा लिया है, और उसको भी पता था कि उसने ये सामान नहीं चुराया है। उसने सिर्फ ये केस और ये एलिगेशन क्यों लगाया कि जिससे कि बी कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे माना जाएगा कि ये था मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, क्योंकि जो एलिगेशन लगा रहा था उसे खुद पता था कि मेरे एलिगेशन में कोई सच्चाई नहीं है और वो एक मैलाफाइड रीजन की वजह से कर रहा था जिससे कि जो है बी को डैमेज हो और वो उसे कुछ अपनी प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम ट्रांसफर कर दे। तो इस एग्जाम्पल से अब आपको क्लियर हो गया होगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है। अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया है और जो आपका प्लेंटिफ है वो उस सजा से छूट जाता है, तो फिर वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्या कर सकता है, अपनी उसको जो डैमेज हुआ है उसके लिए जो है कोई भी कंपनसेशन रिकवर करवा सकता है। एक केस बताती हूँ मैं आपको। एक कंपनी थी, उसने जो है एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर वो डिसिप्लिनरी एक्शन देती है और उसके अगेंस्ट एक एफआईआर भी दर्ज कर देती है जिसमें उसमें काफ़ी सारे केस जो है उसके अगेंस्ट लगा देती है। अब 4 महीने तक जो एम्प्लॉय था उसे कोई भी चार्जशीट नहीं मिलती है। एफआईआर तो दर्ज हो जाती है लेकिन चार्जशीट कोई नहीं मिलती है। तो फिर वो जो है कोर्ट में जाता है कि मुझे कोई भी चार्जशीट नहीं दी गई है। तो कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद फिर उसको जो है चार्जशीट दी जाती है। इसके बाद जो है कंपनी डिसाइड करती है कि भाई हम जो अपनी डिसिप्लिनरी एक्शन हमने इसके अगेंस्ट लिया और उसकी वजह से हमने जो इसे सस्पेंड किया है अब वो जो हम ड्रॉप कर देते हैं। तो वो जो उसका सस्पेंशन ऑर्डर था उसे ड्रॉप करके दोबारा से कंपनी में रख लेते हैं और जो एफआईआर करी थी वो भी जो है उसे विदड्रॉ कर लेते हैं। तो इस केस में माना जाएगा कि यहाँ पे जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था, क्योंकि कंपनी ने जब विड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब उनके पास कोई सॉलिड ग्राउंड ही नहीं थे। तो एम्प्लॉय जो था कंपनी के अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डाल सकता था और वो उसमें सक्सेसफुल भी होता। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर प्लेंटिफ ये प्रूव कर देता है कि उसके अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया गया था और उस केस में वो छूट जाता है, तो फिर वो इसके अगेंस्ट डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है केस डाल सकता है। तो ये था आपका मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब मैं बताऊंगी कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में अगर प्लेंटिफ बेनिफिट लेना चाहता है तो कौन कौन से एसेंशियल पूरा होने चाहिए, कब माना जाता है कि उसके अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ था। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको सारे जो हैं वो बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले था प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है
कि जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट, डिफेंडेंट ने जो प्लेंटिफ के अगेंस्ट केस किया है वो जो है डिफेंडेंट ही शुरू करे प्रोसिक्यूशन को, और कोई आउटसाइडर ना करे। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे प्रोसिक्यूशन। आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन किसे कहते हैं। देखिए, प्रोसिक्यूशन सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कंप्लेंट डाल दी, कंप्लेंट डालना ही जो है प्रोसिक्यूशन नहीं होता है। अगर उस कंप्लेंट के अगेंस्ट कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो अब हम मानते हैं कि ये जो है प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कंप्लेंट डाली और मजिस्ट्रेट ने आपको सिर्फ नोटिस दिया है, अभी कोई सम्मन नहीं दिया है। तो नोटिस देने के बाद तो वो मजिस्ट्रेट उसे ड्रॉप भी कर सकता है बिना कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट किए। तो सिर्फ कंप्लेंट को ही हम प्रोसिक्यूशन नहीं मानते हैं जब तक कि कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट ना हो जाए। और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की, क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स होती है वही होनी चाहिए कोर्ट में, सिविल को नहीं लेते हैं। अगर आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करी है तभी मानते हैं कि ये जो है आपका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है, प्रोसिक्यूशन अगर पुलिस स्टेशन में किसी पुलिस अफसर के सामने किया है, हमने कोई कंप्लेन करी है, तो वो जो है प्रोसिक्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आता है। प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होना चाहिए कोर्ट में या फिर किसी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। अगर इनके सामने कोई भी प्रोसीडिंग से स्टार्ट होती है तभी वो जो है प्रोसिक्यूशन कहलाती है। किसी पुलिस इंस्पेक्टर के सामने या पुलिस के किसी ऑफिसर के सामने कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसे हम प्रोसिक्यूशन नहीं कहते हैं। तो अब आपको प्रोसिक्यूशन का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि प्रोसिक्यूशन डिफेंडेंट ही स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन की जो है फिश ट्रैप हो जाती है, मतलब जो मछली पकड़ने का जो ट्रैप होता है, और उसकी कुछ घर का जो है सामान चोरी हो जाता है और वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट जो है पुलिस थाने में जाके जो है कंप्लेन करता है कि मेरी ये चीज़ें जो है इसने चुरा ली है। अब पुलिस जाके देखती है, उसके घर की पूरी जो है छानबीन करती है, वो देखते हैं वहाँ पे कोई भी चुराई हुई चीज़ नहीं है, ना ही उसने चुराया है, तो वो कंप्लेन को जो है ड्रॉप कर देते हैं। अब प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस कर देता है कि इन्होंने जो है मेरे अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया था जिससे मेरी पूरे गांव में बेइज्जती हो गई। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ था क्योंकि कंप्लेन पुलिस थाने में की गई थी और पुलिस थाने ने उस कंप्लेन को ड्रॉप भी कर दिया जब उसके घर से कोई सामान नहीं मिला। तो ये प्रोसिक्यूशन की डेफिनेशन में ही नहीं आता। क्लियर हो गया। इसका एक और फेमस केस था कपूरचंद वर्सेस जगदीश। कौन सा केस था? कपूरचंद वर्सेस जगदीश। इस केस में क्या हुआ था, एक हकीम था और उसके अगेंस्ट किसी ने कंप्लेन कर दी कि ये व्यक्ति तो इलिटरेट है और इसने जाली अपना हकीम का सर्टिफिकेट बनवाया गया। तो फिर उसके बाद जो है केस का जो है उन्होंने सर्च किया इसको, तो ये वाला केस किसके आगे गया? बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सामने। जब उन्होंने इस केस की इंक्वायरी करी तो पता चला कि ये कंप्लेन बिल्कुल झूठी थी, उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट था और तो उन्होंने उसे अलाउ किया कि आप जो है अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, आपके अगेंस्ट जो कंप्लेन थी वो बिल्कुल गलत थी। अब वो जो हकीम था, जो प्लेंटिफ था, जब वो बरी हो गया इस केस से तो उसने डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस कर दिया। अब डिफेंडेंट ने कहा कि ये जो केस था कोर्ट में तो गया नहीं, इसलिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है ही नहीं। तो लेकिन इस केस में डिसाइड किया गया कि सिर्फ पुलिस थाने में अगर केस करते हो तो वो तो आपका जो है प्रोसिक्यूशन नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने आपका केस स्टार्ट हो जाता है तो माना जाएगा कि वो प्रॉपर प्रोसिक्यूशन है। तो ये जो बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। तो इसकी आगे केस शुरू हुआ तो ये भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की कैटेगरी में आता है। तो क्लियर हो गया आपको प्रोसिक्यूशन किसे कहते हैं, कि डिफेंडेंट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करें और आपका वो केस जो है प्रॉपर प्रोसिक्यूशन की डेफिनेशन में आए। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, देयर शुड बी मैलिशियस इंटेंट। इसका मतलब जब आप केस लगाते हैं किसी अगेंस्ट, किसी पर्सन के अगेंस्ट में उसको एलिगेट करते हैं तो आपकी इंटेंशन जो है बोनाफाइड नहीं होनी चाहिए बल्कि मैलाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए। मतलब आपकी इंटेंशन जो है गलत होनी चाहिए
तभी माना जाएगा कि वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था। अगर आपकी इंटेंशन बोनाफाइड है और आपको ये प्रॉपर बिलीव था कि हाँ इसने ये गलती करी है तभी हमने जो है कोर्ट में केस डाला है, तब तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गलत इंटेंशन से डालते हो तो फिर वो जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की कैटेगरी में आता है। इसमें बड़ा फेमस केस हुआ था एब्रेथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी। कौन सा केस था आपका ये? एब्रेथ वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी। इसमें एक मिस्टर एम थे, उन्होंने रेलवे कंपनी पे केस किया कि उनसे उनकी रेलवे से मेरी टक्कर हुई जिससे मुझे पर्सनल इंजरी हुई, तो मेरे को जो है उनसे हर्जाना दिलवाया जाए। अब कंपनी को केस में जो है डैमेज देनी पड़ी मिस्टर एम को। बाद में जो कंपनी के डायरेक्टर थे, जो रेलवे कंपनी के डायरेक्टर थे, उन्हें पता चला कि इसने जो मिस्टर एम ने हमसे गलती से डैमेज ले लिया है, क्योंकि उसको जो इंजरी हुई थी वो किसी और की वजह से हुई थी, हमारी रेलवे से टकराने की वजह से नहीं हुई थी। उसका जो सर्जन था मिस्टर एब्रेथ, उसने जो है वैसी सर्जरी के मार्क जो है उसकी बॉडी पे बना दिए थे, तो उन्होंने फिर जो है उनके ऊपर मिस्टर एब्रेथ के ऊपर केस कर दिया। अब मिस्टर एब्रेथ को जो है बेनिफिट ऑफ डाउट मिला और उन्हें छोड़ दिया गया। जब वो छूट गए, एक्यूट हो गए, तो मिस्टर एब्रेथ ने जो था दोबारा से ईस्टर्न रेलवे कंपनी पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डाल दिया कि इन्होंने मैलाफाइड इंटेंशन से मेरे पास केस किया, देखिए अब मैं कोर्ट से छूट भी गया हूँ, तो अब इन्हें मुझे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की वजह से डैमेज का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने जब केस डिसाइड किया, कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टर्स ने डॉक्टर एब्रेथ के अगेंस्ट जब केस किया तो उन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी करी थी और उन्हें वास्तव में लग रहा था कि मिस्टर एब ने एब्रेथ के साथ मिलकर जो है वो मार्क बनाए थे जो कि रेलवे से टक्कर की वजह से लग रहे थे, हुए हैं। तो इसलिए इस केस में ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्टर ने जो केस डाला है मिस्टर एब्रेथ के ऊपर वो बिल्कुल भी जो है मैलाफाइड इंटेंशन से प्रेरित नहीं था। उन्हें पूरा बोनाफाइड उनकी इंटेंशन थी कि ये जो है मिस्टर एब्रेथ ने जो है मैनिपुलेट किया। तो क्लियर हो गया ये वाला भी आपको। अब नेक्स्ट इसका आता है प्लेंटिफ शुड हैव सफर्ड डैमेज, कि देखिए एक तो उसने जो है प्रोसिक्यूशन होना चाहिए और वो जो है बोनाफाइड इंटेंशन से होना चाहिए, और थर्ड है कि उसको जो प्लेंटिफ है उसे कोई डैमेज भी हो। अगर उसे कोई डैमेज नहीं हुई इस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की वजह से, तो फिर वो जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का बेनिफिट कोर्ट से नहीं ले सकता। अब जरूरी नहीं है कि ये डैमेज उसको पैसे की हो या उसको प्रॉपर्टी की हो। अगर उसकी रेपुटेशन भी खराब होती है या उसकी पर्सनल फ्रीडम भी रेस्ट्रिक्ट होती है या उसे प्रॉपर्टी की डैमेज भी होती है, तो लेकिन उसे डैमेज होनी चाहिए, चाहे वो रेपुटेशन की हो, चाहे प्रॉपर्टी की हो, या उसकी फ्रीडम जो है उसकी वजह से जो है रेस्ट्रिक्ट हो गई थी। तो किसी भी टाइप की अगर उसे डैमेज होती है तब तो प्लेंटिव मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का बेनिफिट ले सकता है डिफेंडेंट से, अदरवाइज नहीं ले सकता है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको बताऊंगी कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। ये तो तीनों आपको पॉइंट क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन प्लेंटिव फेवर। देखिए ये जो अब उसने केस डाला था डिफेंडेंट ने प्लेंटिव के अगेंस्ट, उसमें ये जो केस है ये प्लेंटिव के फेवर में जो है डिसाइड होना चाहिए। अगर प्लेंटिफ के उसमें फेवर में डिसाइड नहीं होता तो फिर हम मानेंगे कि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर प्लेंटिफ की उसमें डिसाइड नहीं होता है तो इसका मतलब कोर्ट ने तो खुद ही कह दिया कि जो एलिगेशन डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के अगेंस्ट लगाए थे वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर उसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का बेनिफिट प्लेंटिफ को लेना है तो सबसे पहले कोर्ट ने उसे उस केस से बरी कराना चाहिए, तभी वो जो है ले सकता है। इसमें एक बहुत अच्छा केस हुआ था आपका शुगर कवर वर्सेस राकेश का। कौन सा केस था ये? शुगर कवर वर्सेस राकेश का केस। इस केस में क्या था, डिफेंडेंट ने कहा कि प्लेंटिफ मेरे घर में घुसा, घर में उसने घुस के मेरी जो है मदर को बहुत बीट किया और उसके साथ बड़ा डिसरेस्पेक्टफुली ढंग से जो है वो पेश आया। अब केस डल जाता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में। अब प्लेंटिफ जो है इस सजा से जो है बेनिफिट ऑफ डाउट में, क्योंकि उस पर पूरे एविडेंस नहीं होते, छूट जाता है।
अब जब वो छूट जाता है तो अब वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डाल देता है कि इन्होंने मेरे पे जो है झूठा आरोप लगाया था, इसलिए मुझे इनसे जो है कोई भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो अब इस केस में कहा गया कि अगर आप केस से छूट जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ने आपकी इनोसेंस को जो है डिसाइड किया है। कोर्ट ने सिर्फ ये डिसाइड किया है कि आपके अगेंस्ट जो इल्जाम लगा था उसके प्रॉपर जो है एविडेंस नहीं थे, इसीलिए आपको छोड़ा जा रहा है। तो कोर्ट में केस से छूटने का मतलब ये नहीं होता कि आप इनोसेंट हो, इसका मतलब है आपका गिल्ट जो था वो कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ, इसलिए आपको जो है छोड़ा गया है। तो इस केस में जो उन्होंने मैलिशियस का जो प्रोसिक्यूशन का केस प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट डाला था, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के पास पूरा इसकी स्टोरी थी कि उसकी मदर को कैसे बीट किया गया और कैसे डिसग्रेस किया गया। उसकी मदर ने भी प्रॉपर एविडेंस दिया था और अपनी पूरी कहानी बताई थी। तो इस केस में माना गया कि यहाँ पे वो छूट भले ही गया है, लेकिन जो है यहाँ पे वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो है केस नहीं डाल सकता, क्योंकि प्लेंटिफ यहाँ पे इनोसेंट नहीं था, सिर्फ उसका गिल्ट प्रूव नहीं हुआ था। तो ये चीज क्लियर हो गया। तो छूटने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा छूटा है तो हमेशा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का बेनिफिट लेगा। बेनिफिट तभी लेगा जबकि डिफेंडेंट की कोई मैलाफाइड इंटेंशन वहां पे दिखती है। अब लास्ट आता है हमारा एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए, अगर उन्होंने डिफेंडेंट ने केस डाला और प्लेंटिफ छूट भी गया, तो प्लेंटिफ को मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का बेनिफिट लेने के लिए ये दिखाना पड़ता है कि जब केस डाला गया तो उसके लिए उनपे कोई भी सफिशिएंट रीजन ही नहीं थे, रीजनेबल कोई कॉज ही नहीं था, बिना कॉज के ही उन्होंने जो है उसको फंसा दिया है प्लेंटिफ को। तभी वो जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का वो जो है बेनिफिट ले सकता है और डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस डाल सकता है। इसमें बड़ा फेमस केस हुआ था अब्दुल मजीद वर्सेस हरबंश चौबे का केस। कौन सा केस था ये? अब्दुल मजीद वर्सेस हरबंश चौबे का केस। इसमें एक डकैती डली थी। अब डकैती में जो सामान यूज हुआ था वो प्लेंटिफ के घर से मिल गया था, और इसमें जो पुलिस स्टेशन का स्टेशन मास्टर था उसने 2 आदमियों के साथ मिलके ये केस फैब्रिकेट किया था, और वो डकैती का सामान भी प्लेंटिफ के ही घर में रखवा दिया था। तो लेकिन बाद में प्लेंटिफ छूट जाता है क्योंकि उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, लेकिन जब वो छूट जाता है तो फिर वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस डाल देते हैं। तो कोर्ट डिसाइड करता है कि यहाँ पे ये प्रूव हो गया है कि वो उन्होंने फैब्रिकेट किया था डिफेंडेंट ने ये केस, और बेचारा प्लेंटिफ बिल्कुल ठीक था, और वो डकैती में जो सामान यूज हुआ था वो जो है उसके घर पे प्लांट किया गया था। तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट केस करने का कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं था कि उसने डकैती करी है या वो डकैती में सहयोगी था। ये तो फैब्रिकेटेड केस था, तो ये बिना रीजनेबल कॉज के था। तो इस केस में माना गया कि प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकता है और उनसे हर्जाना जो है वसूल कर सकता है। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये जब बच्चे बुक से पढ़ते हैं तो बच्चे, मैंने देखा है, ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कैसे होता है और प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट कैसे जो है बेनिफिट ले सकता है। तो मेरे लेक्चर से आपको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और कौन कौन से एसेंशियल हैं जो पूरे होने चाहिए जबकि हमारा वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंप्लीट होता है, और तभी इन एसेंशियल के पूरा होने पे ही प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का बेनिफिट ले सकता है और उसके अगेंस्ट केस डाल सकता है। तो आई थिंक कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। That's all for my lecture. Thank you very much.